हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जेन स्ट्रीट के बारे में, क्योंकि रिसेंटली में मेरा वीडियो उस पर टेक डाउन आया, उसके बाद मेरा भेजा सटक गया, तो मैंने फिर एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारी चीज़ें बातें की जो कि बहुत ज़रूरी थी और लोगों को और यूट्यूब को भी शायद सुनाई दिया हो। आई डोंट नो सुनाई दिया नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट ये मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आया कि क्या चल रहा था यूट्यूब में। ये चीज़ वापस से आ सकती हैं, इसीलिए आपको बहुत सजग रहना है और आपको तैयार रहना है कि किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आवाज़ उठाना है, आपको विरोध करना है। आपको कुछ नहीं तो ट्विटर तो मुझे लगता है लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि एलॉन मस्क थोड़ा सटकीला आदमी है, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी घुटने टेकेगा। तो ट्विटर विल बी द मीन्स जहाँ पे हम तो रहेंगे ही, लेकिन हल्ला मचाना है। और प्लीज़ मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में, मेरे ट्विटर का भी, मेरे इंस्टाग्राम का भी, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का भी। प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन रहें, क्योंकि यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है, लेकिन और भी कई माध्यम है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेन स्ट्रीट के बारे में, जिसके बारे में मैं 2 साल पहले बात करता था और लगातार बात करता था। अगर आप मुझे 4-5 साल से जानते हैं तो मैं पहले भी कहता था मार्केट में कोई है जो पावरफुल तरीके से मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, उसके पास लाइव डेटा का एक्सेस है, और इस तरीके की चीज़ में लोकल हाथ होना, लोकल हाथ के बिना ये करना मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली इट्स ए बिग नेक्सस आई बिलीव, जो ये जेन स्ट्रीट वाली चीज़ हुई है। और मैंने एक ट्वीट भी किया था रिसेंटली में कि जिसने भी इसको बाहर निकाला है, मे बी ही डिड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मतलब इसको निकालने पे पहले विरोध हुआ होगा या उसकी बाद में पिलाई हुई होगी, लेकिन जो भी उसने किया बहुत सही काम किया, क्योंकि ये चीज़ बाहर आनी चाहिए थी। क्योंकि जब मैं अकेले बोलता था अपने टेलीग्राम चैनल पे, कोई सुनता नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे कि यार तुम्हें मार्केट समझ में नहीं आता, तुम बोलते हो कि हाँ यार रिगिंग है, मैनिपुलेशन कोई कर रहा है। जबकि कोई था, उसका नाम जेन स्ट्रीट लेकर भी मैं पिछले 1 साल से रील्स और वीडियोस बना रहा था। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैं क्यों 2 साल पहले ये कह रहा था कि ये रिगिंग है, और जो आज पूरा सिस्टम निकला है, जो सेबी के ऑर्डर में चीज़ें आई हैं, वो एकदम सिमिलर हैं, सेम हैं। और मैं ये मेंशन, आप अभी भी जाएंगे, फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे, आप जाके चेक कर सकते हो। फ़ोटोज़ भी मैं डाल देता था, देखो आईसीआईसीआई बैंक को क्या किया, देखो एचडीएफसी बैंक को क्या किया, और कौन कर रहा था ये नाम आ जाया है। लेकिन कैसे कर रहा था ये पॉइंट बहुत सिंपल, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहे थे। बिना रॉकेट साइंस के, कई लोग बोलते हैं सर कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे हम पैसा बना लें, कौन सा एल्गो है जिससे हम पैसा बना लें। मैं बोलता था जेन स्ट्रीट ही बना सकता है, तुम लोग नहीं बना सकते। मिलेनियम वाले भी बनाते होंगे, जेन स्ट्रीट वाले भी बनाते होंगे। और मैं कह रहा हूँ जेन स्ट्रीट बिगेस्ट था, फास्टेस्ट था, उसके पास जो भी चीज़ हाथ लगी, जो भी कनेक्शन उसके बने, उसके दम पे उसने बहुत तेज़ी से पैसा छापा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे होंगे, कम से कम 40,000 करोड़ तो जेन स्ट्रीट का था, तो 40,000 और करोड़ कम से कम 4 छोटे जेन स्ट्रीटों का भी होगा। और जेन स्ट्रीट ये बहुत सारे अलग अलग कंपनीज फॉर्म करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के तहत करता था। तो इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला प्लान ये होगा कि कैसे करते थे, वो क्या करते थे, ऑलरेडी ये रिपोर्ट में है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ। और बहुत सारे लोग अभी भी रिपोर्ट नहीं पढ़े होंगे, बस हेडलाइन पढ़े होंगे कि क्या हुआ, कितना हुआ। तो जेन स्ट्रीट जो हेडलाइन थी वो ये था कि 36,000 करोड़ 36,000 करोड़ का प्रॉफिट जेन स्ट्रीट ने बनाया पिछले 2 से 3 साल में। और उसमें से जो मेजरली प्रॉफिट था वो लास्ट ईयर है, इस ईयर जो अभी ख़त्म हुआ है। और मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, पहले साल डबल किया उन्होंने, पहले तो डेफिनेटली उन्होंने 10 गुना किया सीधे। तो अचानक से जब उन्होंने प्रॉफिट राइज किया होगा, अभी ये वाला ग्राफ और ये सारी बातें नहीं आ रही हैं कि उनके हाथ में ऐसा क्या लगा। मैं बताता हूँ उनके हाथ में क्या लगा। उनके हाथ में ये लगा कि बीएससी ने अपने ऑप्शंस शुरू किए, एक्सपायरी शुरू की। एनएससी ने नंबर ऑफ एक्सपायरीज बढ़ाई, मिड कैप की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, सब की एक्सपायरी शुरू हो गई। कंपटीशन बढ़ा एक्सचेंजेस में, तो बीएससी ने भी अपने शुरू किए, बैंकेक्स का शुरू किया, सेंसेक्स का ऑलरेडी था। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अब इससे क्या हुआ कि जितने इंस्ट्रूमेंट, खिलाड़ी तो बढ़ ही रहे थे, ठीक है, ये बूम था। कई लोग इस पे दोष देते हैं कि इतना बूम क्यों हुआ। यार एक चीज़ बताऊं, मार्केट में ज़्यादा लोग होना बुरा नहीं है। मार्केट में ज़्यादा लोग होना, अगर वो अनएजुकेटेड है और इलिटरेट है और उनको नहीं आता मार्केट के बारे में ज्ञान, वो खतरा है। तो मार्केट के बारे में नॉलेज कौन देता है? क्या सेबी ने मार्केट के बारे में 5,000 कॉन्फ्रेंसेस किए पिछले 2 साल में, जो उनका एक तरह से अवेयरनेस और एजुकेशन उनका एक पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप जाके चेक कर लीजिए। यूट्यूबर्स आए,
क्यों नहीं आए? आम आदमी को ट्यूशन पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, हर जगह पढ़ाता है। फाइनेंशियल एरिया में भी आम आदमी ने पार्टिसिपेट किया। पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, फिर यूट्यूब पे क्लासेस हुई, हर चीज़ की हुई। आप नीट की तैयारी करना है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको स्टॉक मार्केट की तैयारी करनी है, हर चीज़ की है। कोई नई चीज़ है नहीं। ये इकलौती ऐसी फील्ड है जहाँ पे पैसे से जलन होती है लोगों की, कोई कमा लिया कोई नहीं कमा लिया। ये नॉर्मल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। पड़ोसी के घर में फ्रिज आता है, किसको खुशी होती है, राइट? आपके घर में आज भी कूलर के अंदर दूध और दही जम रहा है और पड़ोसी के घर में फ्रिज आ रहा है, तो मुझे पता है कि जलन होती है। मुझे पता है कि जब मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोगों के यहाँ फ्रिज आया था, मुझे बुरा लगता था कि यार हमारे यहाँ कब आएगा, राइट? और मतलब ऐसा होता था कि मतलब वो जल गई तो नहीं आई मिठाई। मतलब मोहल्ले में जब आप एक कॉलोनी में रहते हो, आपको याद होगा कि इस टाइप के माहौल रहते हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इंडियन सोसाइटी में इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ताका झाकी, किसके यहाँ क्या हुआ, किसके यहाँ क्या हुआ। दूसरे की घास हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे का फ्रिज का पानी ज़्यादा ठंडा लगता है, दूसरे के घर में फ्रिज है हमारे यहाँ क्यों नहीं, दूसरे के घर में बड़ी टीवी हमारे यहाँ क्यों नहीं है। ये आज भी है। दूसरे ने कमा लिया, हमने क्यों नहीं कमाया, ये कैसे? दूसरा आम आदमी था, ओ समोसा बेचता था, आज के समय में प्रॉफिटेबल हो गया, करोड़ों कमा रहा है, यूट्यूबर बन गया, यूट्यूब से पैसा मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? जलन। ठीक है, तो दो तरीके से आपके एटीट्यूड हो सकते हैं। बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या लगेगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल दिल से और सच बोल रहा हूँ। अब किसी को अच्छा लगेगा तो वो आपसे मोटिवेट होगा, आपसे सीखने लग जाएगा। आप अगर सफल बनना चाहते हो तो सफलतापूर्वक, मतलब जिसने अपनी जर्नी लंबी काटी है उससे सीख सकते हो, या फिर आप उस ग्रिलिंग के थ्रू पिटाई खा खा के पहुंच सकते हो वहाँ पे। दोनों रास्ते हैं, दोनों ओपन है सबके लिए। ज़्यादातर लोग पिटाई खा खा के वहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि 12वीं के बाद ना कोई भी इंसान पैसे खर्च नहीं करना चाहता सीखने के लिए। ये बहुत बड़ा सच है, और इसी का फ़ायदा बड़े लोग उठाते हैं। जो बिग मनी है वो क्या चाहता है भाई? आप टीवी चैनल्स देखिए, टीवी चैनल्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं आज के समय टीवी चैनल ऑटो वाले, टेम्पो वाले, इनको बुला रहे हैं, सुनाओ अपनी कहानी। कुछ चैनल बुला रहे हैं लॉस किए गए लोगों को, और सबके मुंह से एक शब्द निकलवाना चाहते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर। क्यों पता है? क्योंकि एक को गाली, मतलब दूसरे को गाली देके अपना चैनल बढ़ाने का भी एक नया निंजा टेक्निक था जो कुछ साल पहले चला था। अभी भी बीच बीच में कई लोग जब आते हैं तो उनको लगता है क्या बनाऊँ, ज्ञान तो है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, अभी अभी यूट्यूबर बनना है, तो दूसरे को गाली देना शुरू करो फॉर नो रीज़न, और फॉर फाइंडिंग सम स्मॉल लूप होल्स, एंड देन उससे शायद मेरे को कुछ ट्रैक्शन मिल जाए और मैं मसीहा कहलाऊँ। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है कि एक लॉबी बना लो। तो टीवी चैनल्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि मॉर्निंग का कॉल 2020, कल के 2000, कल के 5000, आपको पता है रिसेंटली के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, और उन ऑर्डर्स में टीवी वाले, चैनल वाले और बहुत सारे बिग मनी, बड़े फंड मैनेजर से भी रजिस्टर्ड बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, पाए गए हैं, प्रूफ्स, और करोड़ों का पैसा उन्होंने कमाया है। कितने लोगों ने स्कैम किया है? फिन इन्फ्लुएंसर ने स्कैम, ठीक है, किसी को एडवाइस दे दिया उसने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो स्कैम नहीं किया उसने। मेरे को अगर कल को सरकार बोल दे कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं एक छोटे से गांव में ट्यूशन पढ़ाता हूं, और कल को आके मुझे पकड़ ले कि तुमने गलत काम किया, रूल तो बना था, वो क्राइम नहीं है। वो हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं था अबाउट ए रेगुलेशन, और आजकल रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें भी कई बार सरकार करने की कोशिश करती है, जो कि गलत है। आज आप रूल बना रहे हो, पूरे देश को जब तक एजुकेट नहीं हो जाता तब तक उस रूल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सीधे एनफोर्स करने लगो, नहीं अरे तुम्हें पता नहीं था फिर भी हम करेंगे। तो ये सब चीज़ चल रही है, एजुकेट करो और फिर एनफोर्स करो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो टीवी वाले और बड़े फंड मैनेजर ये समझ गए कि आज के समय में बहुत सारे लोग पब्लिक में, सोशल मीडिया में और हर जगह टीवी में आके ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। वो मेरे हिसाब से क्या करते थे जेन स्ट्रीट वाले, कैसे ये मैनिपुलेट करते थे, आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो पूरे सोशल मीडिया को स्कैन करते थे। और सोशल मीडिया अगर बहुत बियरिश है, आप देखिएगा ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, अगर सोशल मीडिया बहुत बियरिश है तो जेन स्ट्रीट वाले मॉर्निंग में छोटा सा गैप डाउन, बियरिश बोल रहा हूँ मैं, प्री ओपन में आपको दिखा देंगे गैप अप, प्री ओपन में दिखा देंगे आपको गैप अप। आप बोलोगे यार ये तो गिरने वाला था, ये तो गैप अप दिखा रहा है, 500 पॉइंट, पहला टिक, आपकी वहीं फट के 4 हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो नीचे आएगा, और आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 200 पॉइंट, और आपका खुला ये 50 पॉइंट नीचे। अब जिस बंदे ने गैप डाउन की उम्मीद की थी, कैरी किया था, वो बंदा क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन फटाफट बुक करेगा, खुलते ही बुक कर लेगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी भाई 200 पॉइंट कहीं गैप अप ना खुल दे सही में। तो ये लोग ऐसे करते थे, और हो सकता है छोटे से गैप डाउन के बाद थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल मार के और फिर वापस से नीचे ले जाते थे। उसमें क्या होता था, जो बंदा
हिम्मत करके पूरी रात जाग के कि कल तो पैसा बनाऊंगा, पुट लिया है, 200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, वो सुबह सुबह निकल जाएगा और फिर वो 200 पॉइंट ही नीचे जाता था। समझ गए? क्या ऐसा आपने झेला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिल्कुल एकदम ये डिटेल कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैंने झेला है ये, ठीक है। मैं 3 साल 4 साल से मैं झेल रहा हूँ, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट भी बनाया ही झेलते हुए, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इनसे डील करने के कुछ तरीके हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। बहुत सारे लोग नहीं सुनते थे। दूसरा पॉइंट, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता था, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते थे। इवन गिफ्ट निफ्टी में भी अगर उनका इंपैक्ट रहा हो उनके नेक्सस का, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। अगर गिफ्ट निफ्टी में कौन ट्रेड कर रहे थे, अगर आप पता करोगे, आपको हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये कल को अगर किसी को अगर इस पर जांच करनी है सेबी को, तो ये कर सकता है कि गिफ्ट निफ्टी में भी ऐसा करते थे। गिफ्ट निफ्टी के कंपैरिजन में मार्केट कैसे बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट ये था, जो चीज़ होती थी वो ये होती थी कि मान लो मार्केट आज गैप डाउन खुला, अब गैप डाउन खुला लेकिन एफआईआई ने एक दिन पहले पोजीशन, जो शाम को भाव कॉपी आती है एक दिन पहले, उसमें बुलिश पोजीशन लेके गए थे, तगड़ी बुलिश पोजीशन। आप मानोगे नहीं, कितना भी गैप डाउन खुला, 200 300 400 पॉइंट पूरा का पूरा रिकवर करा के ग्रीन में ला के और फिर दोबारा से उसको गिराते थे। क्यों? क्योंकि अगर सेंटीमेंट निगेटिव है, और ये वो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेंटीमेंट निगेटिव है, खबर निगेटिव आ गई, अब और निगेटिव उसमें एडेड नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो निगेटिव न्यूज़ तो खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल। तो उस वाले गैप डाउन को पूरा बाय करते थे और फिर छोटे गैप डाउन के साथ क्लोज करते थे, लेकिन रिकवरी करते थे पूरी, और रिकवरी करके ऑलमोस्ट फ्लैटिश एरिया के आसपास अपनी पोजीशन को लाइटन करते थे। और फिर उसके बाद अगर उनको लगता है ये एडेड नेगेटिविटी चलती रहेगी तो फिर से शॉर्ट करते थे, मार्केट फिर से गिरता था। इस तरीके से वो अपनी मतलब उनकी पोजीशन को, अगर वो बियरिश हैं तब तो ठोक ही देंगे, ख़त्म ही कर देंगे, लेकिन अगर वो बुलिश हैं तो वो पहले उसको वापस बाउंस कराएंगे, अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे और फिर पोजीशन रिवर्स करके वापस से बियरिश होकर नीचे ले जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आई डोंट नो बट आई स्ट्रांगली फील कि ट्रंप का भी इसमें कोई कनेक्शन रहा हो बैक एंड से, बिकॉज ट्रंप इज ए ट्रेडर। देखो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ अचानक से सीज फायर हुआ था, 950 पॉइंट की रैली आई थी उस दिन, और सीज फायर के कारण मतलब 950 पॉइंट की रैली आना इज लाइक वेरी सरप्राइजिंग, बट द ओनली पीपल हु वेयर बुलिश ड्यूरिंग दैट टाइम वेयर एफआईआईज। सारा रिटेलर वॉर करके शॉर्ट कर रहा था, और द ओनली पीपल हु वेयर बुलिश वेयर एफआईआईज। और वो न्यूज़ संडे को आना, उसी दोपहर में ट्रंप की ट्रेड डील का आना, और इंडियन मार्केट में 950 पॉइंट की रैली होना। आपको समझ में आ रहा है कि 950 पॉइंट की रैली में 1000 2000 4000 करोड़ का इधर का उधर हो गया होगा। किसी एक ने तो 5000 6000 करोड़ रुपए उस दिन प्रॉफिट बनाया होगा, विच इज़ $1 बिलियन। $1 बिलियन के प्रॉफिट के लिए अगर ट्रंप ने ट्वीट किया हो तो छोटा अमाउंट तो नहीं है, और सारी न्यूज़ एक ही दिन आई। तो ट्रंप इज़ ए मनी मैन। आपको पता है, जिस दिन मार्केट गिरने लगता है वो पॉजिटिव न्यूज़ करता है, जिस दिन मार्केट उठने लगता है वहाँ से अपनी नेगेटिव न्यूज़ उसी दिन उल्टी करता है। तो आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज जेन स्ट्रीट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वॉल स्ट्रीट, वहाँ का बहुत बड़ा फंड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है, तो क्यों नहीं कर सकता ये छोटी सी चीज़? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये एक इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें जो वीकेंड में पलटती हैं पूरा का पूरा पासा, ऐसा भी चीज़ें जेन स्ट्रीट, क्योंकि पैसा से सब कुछ हो सकता है, ठीक है, नेता भी बदल सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जेन स्ट्रीट करता था। तो अभी फ़िलहाल क्या है, सेबी ने जो इंटरिम ऑर्डर निकाला है उसमें करीब $567 मिलियन, करीब 4840 करोड़ का जो इलिसिट जो गेन है, इलीगल अनलॉफुल गेन्स हैं, उनको फ्रीज़ किया हुआ है। और सेम चीज़ मैंने आपको बता दी कि पहले, और ये तो ऑर्डर में ये दिया हुआ है कि करते कैसे करते थे। सिंपल, मैंने इसके बारे में, आप जाओगे रिगिंग अगर शब्द डालोगे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ मैंने सिंपल डाला हुआ है। ये क्या करते थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक 2 यूज़ करते थे आपका, और एसबीआई कभी ये यूज़ करते थे आपका बैंक निफ्टी में, और आपका निफ्टी में यूज़ करते थे ये नॉर्मली। एक भारतीय एयरटेल था इनका फेवरेट, एक रिलायंस इनका फेवरेट था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ये थे। और इनसे इनके एक पंथ 2 काज निकलते थे, क्योंकि बैंक वाले का वेटेज निफ्टी में भी बहुत हाई था, करीब 10 और 8% एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का वेटेज था। बैंक निफ्टी में इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 55-60% का वेटेज था। तो 60% वेटेज वाले 2 स्टॉक आपने हिला दिए तो मेजॉरिटी हिला दिया, तो इंडेक्स तो हिल ही जाएगा, सीधी सी बात है। और इन दोनों से सारे खेल होते थे। और होता ऐसा था कि अचानक से आप देखेंगे 3 बजे 3 PM मूव हुआ, अचानक से आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक अचानक से सीधे रॉकेट, या एचडीएफसी बैंक अचानक से रेड कैंडल, या फिर वाइस वर्सा, इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो ये पहले पोजीशन बना लेते थे अपनी ऑप्शन में, उसके बाद
उसके बाद, और ऑप्शन की पोजीशन जब भी बनाते थे, मैं कई बार इसको कहता भी हूँ प्राइस एक्शन में, आप लोग देखा करो कि ऑप्शन विल स्टॉप फॉलिंग बट इंडेक्स स्पॉट विल कीप फॉलिंग। तो ऑप्शन जो है वो गिरना बंद हो गया। ऐसे कैसे? कई लोग बोलते हैं ना, यार 12 बज गया, ये ऑप्शन डिके नहीं हो रहा है, ठीक है, और 1 बजते बजते 2 बजते बजते भयंकर मूव आ जाता है और वो 2-3-4 गुना चला जाता है। तो ऑप्शन का प्राइस इज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे ये पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद ये फिर स्टॉक्स को मूव करेंगे। तो आपको इंडेक्स के स्टॉक्स को भी देखना है। कई बार आप देखोगे कि HDFC ऊपर है, ICICI बैंक नीचे है, इसका मतलब है कि ये कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक को ऊपर एक को नीचे करके नेट आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि रबर बैंड की तरह दोनों को खींचा जा रहा है। आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये एक रिकवर हो जाएगा, एक तो इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं होगा। और कई बार क्या होगा, क्योंकि दोनों को खींचा जा रहा है स्प्रिंग की तरह, एक को छोड़ा, तो अगर HDFC ग्रीन था, ICICI रेड था, ICICI भी रेड से ग्रीन आने लगा और मार्केट को भयंकर तरीके से एक स्प्रिंग की तरह उछलता था। तो ये होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता था उस दौरान हम क्या पोजीशन बना रहे हैं। मतलब इनको ये भी पता चल रहा होता है कि लाइव उस टाइम पे रिटेलर पोजीशन क्या बना रहा है, जो डेटा सिर्फ किसी ब्रोकर के पास हो सकता है या किसी पावरफुल इंसान के पास हो सकता है जो एक्सचेंज का पूरा डेटा जानता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है करना जब तक उस इंसान के पास लाइव डेटा ना हो, क्योंकि मेरे 50,000 60,000 मतलब क्वांटिटी होते थे, 50-60,000 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता था, क्योंकि मेरे हैवी वॉल्यूम होते थे। तो मैंने जैसे ही अपना क्वांटिटी मारा, आप मतलब हो ही नहीं सकता साला वो ग्रीन में जाएगा, पहले रेडी में जाएगा, ठीक है। और मुझे कई बार मतलब शुरू में तो ठीक चल रहा था, बाद में तो ऐसा हो गया कि अगर यहाँ से रिकवरी होने वाली थी और मैंने एंट्री ले ली या बड़ी क्वांटिटी आई, क्योंकि होता क्या है, क्वांटिटी ऐसा होता है ना, भेड़ चाल होता है। जैसे क्वांटिटी मेरी आई तो किसी ने देखा कि यहाँ बड़े बाय ऑर्डर्स आए तो और बाय 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 बाय, तो अगर वो रिटेलर के बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बड़ा आदमी बोलेगा अच्छा ये सारे लगता है उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से रिकवरी आएगी। कैंडल भी वैसे ही बन रहा था, नहीं, फिर ठोकते नीचे, या फिर एक फेक कैंडल बनाएगा ये टेस्ट करने के लिए कि तुम लोगों के दम है कि नहीं होल्ड करने के, और वो जो एक इंजेक्शन होगा, उस इंजेक्शन के अगला कैंडल ग्रीन मार के ऊपर ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस, मैंने कई बार बोला सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है तो ऑप्शन बाइंग इंडिया में नहीं है। इनफैक्ट ऑप्शन बाइंग इंडिया में नहीं है, इट्स नॉट फॉर मतलब नए नूब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कलेजा मजबूत चाहिए, पैसा बनाना है तो कलेजा मजबूत चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑब्जर्व की पिछले 3 साल में, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से मैनिपुलेट हो रही थी कि आपका जो मार्केट है वो नहीं बिहेव कर रहा था नॉर्मली। आपको एक्सपायरीज़ में, मतलब फिन निफ्टी एक्सपायरी में रॉकेट हो रहा है, कैसे? HDFC बजाज फाइनेंस, ठीक है। आपका सेंसेक्स में अभी आजकल देखो तो रिलायंस खेल खेलता है, HDFC खेल खेलता है, ICICI बैंक खेल खेलता है। तो कुल मिला के 3-4 स्टॉक 5 स्टॉक में आप कैश पोजीशन लेकर, और कैश पोजीशन वाले बात पर भी मेरा एक ये कहना था कि अगर कोई कैश पोजीशन, क्योंकि FIIs कैन इन्वेस्ट, FIIs कैन ऑल्सो ट्रेड, तो कैन FIIs टेकिंग सो मच ऑफ पोजीशन इन कैश, और वो डिलीवरी आज ले ली उन्होंने, क्योंकि डिलीवरी आज ले ली कल बेच देंगे, क्या दिक्कत है, उनको कुछ नहीं है। तो जो उसका लॉस भी होगा उससे बड़ा खेल तो वो ऑप्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ को रोकने का एक ही तरीका है कि FIIs को इतनी ज़्यादा मात्रा में इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, जो कि मुश्किल होगा करना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि इंडियन मार्केट में मूवमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। बट अगर आपको फेयर गेम चाहिए तो आपको रिटेलर के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इतने ज़्यादा कि रिटेलर कैन बी 3x वॉल्यूम ऑफ द बिग गाय, एंड बिग गाय के ऊपर अलग से नोटिस होना चाहिए कि कौन कौन से वो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बड़े बड़े फंड्स लेकर आए हैं, क्योंकि ऑल द बिग फंड्स आर द वन हु कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि स्टॉक्स को ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और देयर कैन बी प्रॉक्सी कंपनीज, पीपल लाइंग इन इंडिया, HNIs यहाँ पे हज़ारों करोड़ वाले HNIs हैं। एक दिन में बोलेगा भाई मेरे यार कर दे यार, ICICI आज पूरे जी लगा के ले और मेरा ऑप्शन यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर ICICI बैंक में 500 करोड़ की बाइंग करा दी, HDFC बैंक में 200 करोड़ 400 करोड़ की बाइंग करा दी इकट्ठा 3-4 स्टॉक में, तो हो गया खेल उतने में। तो वो 400 करोड़ का जो उसका गया वो तो इन्वेस्टमेंट था ना। इधर इस भाई ने 5,000 करोड़ के ऑप्शन में पैसे छाप लिए। तो ये ROI वाइज इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू डू, और इसलिए ये लोग कर पा रहे थे, और इसलिए गरीब आदमी की कचराई हुई है अच्छे से। और मुझे लगता है कि इस पर
बहुत, अब कई लोग बोल रहे हैं यार फोर्थ नाइट एक्सपायरी हो जाएगी। हम वापस से स्टोन एज पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं 2008 से आया था तो मार्केट में, मैंने 2012 से मैंने ऑप्शन शुरू किया था। तो शुरू में मंथली एक्सपायरी होती थी। मंथली एक्सपायरी में प्रॉब्लम ये थी कि ऑप्शन सेलर धीरे धीरे प्रीमियम अल्टीमेटली आपका जाना ही था, और एक्सपायरी वीक जो होता था उस वीक में, मतलब 20 तारीख के बाद वॉज द बेस्ट टाइम जब आप ऑप्शन में ट्रेड करो, क्योंकि तभी असली फटते थे। अब अगर महीने में नहीं, महीने में 2 बार एक्सपायरी होगी तो भी कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये मंथ में 2 एक्सपायरी कर दें, मतलब 15 डेज़ वाली एक्सपायरी, 15 डेज़ और मंथली, और वो 15 डेज़ में सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाए। पॉसिबल ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ब्रोकर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ पे देखो ब्रोकिंग का धंधा, ब्रोकिंग मतलब क्या, दलाली हो गया ना। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्रोकर लड़का क्या करता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्ट करवाता है। ये नहीं बोलते प्रॉपर्टी ब्रोकर है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर इज़ अ शब्द विच डजंट साउंड्स गुड, बिकॉज इट एक्चुअली लोगों का कितना भी लॉस हुआ, यहाँ पे लोग फिर इन्फ्लुएंसर को ब्लेम करेंगे, टीवी वालों को ब्लेम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो पैसा कमाया वो तो ब्रोकर ने कमाया और दूसरा सरकार ने कमाया टैक्स में। आप पैसा गवाओ या कमाओ, दोनों केस में सरकार और ब्रोकर ही इकलौते हैं जो पार्टी हैं वो कमाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो तो आम आदमी है हर तरह से, और जो सबसे बड़ा पैसे कमाने वाला आदमी है वो हो सकता है एक बड़ा प्रॉफिट वाला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा तो सरकार और ब्रोकर ने कमाया है। तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए आपका डिसीजन है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट वे, ऑनेस्ट वे, कि मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से ये चीज़ हुई। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आपको रिटेलर को रोक के काम नहीं होगा, आपको जो बिग मनी लेके आते हैं उन पे बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये रोकना कि रिटेलर आए ही ना, ये तो वही बात हो गई कि यार आईएएस में 1000 या 1500 लोग होते हैं, तो इसका मतलब है कि यार आईएएस में 5 ही हज़ार लोग को बुलाओ ना यार, इतने लोग क्यों अपने जीवन खराब करते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप पीपल डूइंग समथिंग, यू हैव टू कीप मार्केट ओपन। ओपन मार्केट इज़ द बेस। आप एक बार लोगों को भगाओगे तो दोबारा लोगों को बुलाने की नौबत जब आएगी ना, तो आप जल्दी बुला नहीं पाओगे, सालों लगेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इट कांट बी कि हम लोगों को झाड़ें, हम लोगों को वीडियो बनाने से रोकें। उससे क्या हो जाएगा? मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, देखो 2 चीज़ें होती हैं जो मेजर क्रिमिनल चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है। पहली ये कि मैं अगर कोई पोजीशन लिया हूँ और मैं आपको बोलूँ कि ऐसा कर लो, मेरी पोजीशन ऐसे ही है, पहली चीज़ ये। दूसरा एक हो सकता है, और मेजरली इंडेक्स में नोबडी, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इंडेक्स में इट हैज़ टू बी लाइक 100, 200, 500 करोड़ का आदमी है तो शायद वो कुछ कर पाए इंडेक्स में। स्टॉक्स में हो सकता है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ वाला आदमी कर सकता है, वो भी पेनी स्टॉक्स में। अगर 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ का स्टॉक है तो उसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो मुद्दा क्या है कि एनीबडी हैविंग फंड्स ऑफ above of that limit, if he is trying to guide people, advise people, he should not take a position, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन नहीं है then at least he can advise ना। नहीं वो एडवाइज ही नहीं कर सकता, वो बोल ही नहीं सकता, स्टॉक का नाम ही नहीं ले सकता। वो बोल सकता 3 महीने पहले क्या हुआ था, अरे भैया क्या, मतलब आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हुआ है। तो हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि अभी भी चीज़ें होंगी वैसी, क्योंकि एक जेन स्ट्रीट गया है, 5 छोटे जेन स्ट्रीट अभी भी घूम रहे होंगे। वो हो सकता है कुछ डल हो गए होंगे, इसलिए आपको अचानक से मार्केट एक्टिविटी बहुत डल लग रही है, लेकिन वो है। अब द ओनली वे वी कैन चेंज दिस थिंग इज़ कि ऑल द बिग पीपल शुड बी कीनली वॉच्ड। बिग पीपल मतलब जो 500,000 करोड़ के ऊपर वाले हैं, उनको देखो ना ध्यान से। अगर वो नहीं है, अब बताओ इतना बड़ा स्कैम, 36,000 करोड़, इतना पैसा मार्केट से चला गया, लोगों की जेब से चला गया, छोटा है क्या? और उसके एवज़ में ट्रेड कर करके जो लोगों ने कम से कम 50,000 करोड़ का एसटीटी दिया, कितना दिया है पता है? एसटीटी आपको पता है कितना है? आप जाके देखो एसटीटी 1 साल का, आप जिससे जाना चैट जीपीटी पे, हाउ मच एसटीटी गवर्नमेंट कलेक्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स, जस्ट डाल देना, ठीक है। एसटीटी सिर्फ 1 टैक्स है, ठीक है। एक होता है टर्नओवर चार्जेस, वो किसके पास जाता है? आई थिंक ब्रोकर के पास ही जाता है, ब्रोकरेज अलग, ठीक है। तो कुल मिला के इट्स अ बिग गेम, एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर द स्मॉल गाय जिसको अपने पैसे को बचाने हैं। तो अंडरस्टैंड कि अगर नहीं सीखते, नहीं समझते, तो आप इस मार्केट में मत रहो, मत सर्वाइव करो, आप छोड़ के बाहर बैठो, इन्वेस्ट करो पैसा लॉन्गर टर्म में। और अगर आप पैसा यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो फोकस ऑन थिंग्स लाइक कि कैलेंडर्स ऑन ऑप्शन सेलिंग, मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करो, लेकिन करंट वीक के अलावा नेक्स्ट वीक करो। सेफ स्ट्रैटेजीज लगाओ, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप MTF कर सकते हो। कम पैसे पे फोकस करो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो दैट शुड नॉट बी डन विथ मोर देन 10% ऑफ योर टोटल मनी। 10% आपके टोटल पैसे से
जो है उसके 10% से आप ऑप्शन बाइंग करो, उसके ज़्यादा मत बढ़ाओ। डू इट इन ए वेरी कैलकुलेटिव, वेरी रोबोटिक मैनर कि भाई मैं इस रूल को नहीं तोड़ूंगा, तभी आप इस मार्केट में सुकून से जी पाओगे, अपनी परिवार की ज़िंदगी बिना ख़राब किए जी पाओगे। तो बस यही मुझे कहना था। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सोचने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इसी टाइप के वीडियोस ऑन वेरियस इंस्टेंसेस, वेरियस टॉपिक, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बनाऊंगा मैं अबाउट कि ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं कम में एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मैं ये डेली एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे नहीं बनाऊंगा। इस चैनल पे मैं आई एम प्लानिंग टू फोकस ऑन ए मेजर फाइनेंशियल ब्रॉडर जो एक एरिया है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज आई थिंक आई कैन डू बेटर इन गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बकवास नॉलेज बांटा जा रहा है तमाम टीवी से, यहाँ से वहाँ से, और कुछ लोग हैं जो मतलब पता ही नहीं है मार्केट में क्या होता है। मतलब मार्केट में आए ही 4 साल पहले हैं, वो लोग आपको ज्ञान देंगे तो मुझे देख के मतलब हंसी आती है कि यार ये आदमी वो PDF खोल के पढ़ रहे हैं। मतलब लिटरल नहीं आता तो मत बनाओ ना वीडियो। नहीं बनाना है कुछ तो बनाऊँगा ना यार, गूगल एडसेंस से कुछ तो कमाऊँगा। मैंने कहा इस तरह के ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं। ये तो एनीवेज, चलो गाइस, ऑन ए फनी नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लंबा वीडियो है बट आई होप आपने पूरा देखा होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल में इसी तरीके के बढ़िया पावरफुल वीडियोस बनाऊंगा। आगे चल के थोड़ा ग्राफिक एनिमेशन ये सब चीज़ें रहेंगी, और थोड़ा सा डिस्कशन वाले वीडियोज़ रहेंगे, पॉडकास्ट टाइप के वीडियोज़ रहेंगे। पॉडकास्ट मतलब वो बोरिंग पॉडकास्ट नहीं है, आपने क्या किया, क्या करने वाले हो, कब मरोगे, कब जियोगे, वो सब नहीं। आई मीन जस्ट विल बी मोर ऑफ retail oriented, आम आदमी oriented, and also I'll try to not bring the heroes but the आम आदमीज़ of stock market, आम आदमीज़ of finance sector, और जो participants हैं उन लोगों को ला के हम डिस्कशंस करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वो सबसे अच्छा वैल्यू ऐड रहेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसे सलाह है, सुझाव हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को 1 मिलियन पहुंचाने में मदद करिए। ये चैनल कब तक है, कब तक नहीं है, ये मुझे लगता है कि हमें डिसाइड अगर करना है तो इस चैनल को और बड़ा बनाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि जेन स्ट्रीट जैसे स्कैम कैसे हुए, क्या ये अभी भी हो सकते हैं, क्या इसमें कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, जो हो सकता है अभी तक नहीं आए हैं उनके नाम या उनके रोल्स। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी सेबी का काम है। उम्मीद है कि सेबी अच्छा काम करेगी, और मुझे उम्मीद है कि सेबी का जो एक बेसिकली अवेयरनेस और एजुकेशन का है उसमें इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करे, एक कोलैबोरेटिव माहौल बनाए, जिससे लोगों को ये ना लगे कि यार मतलब हम कौन है, हम दुश्मन तो नहीं है ना, लेकिन हमें विलेनाइज करके तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। हमें लगता है विलेनाइज करके उसी का फ़ायदा होगा जो हमारी जगह यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चाह रहा होगा इन ए कॉर्पोरेट वे। और मुझे लगता है कि आप लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उसको हमेशा बॉयकॉट करते रहेंगे अगर ऐसी हरकतें कोई करता है। और ऐसे लोगों को मॉनिटर भी करते रहिए। सोशल मीडिया में बहुत जल्दी आपको ऐसे लोग दिखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्दी।